और है, देखो थर्ड और फोर्थ खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनो। अब मैं कहूं आई वर्क एज हार्ड एज शी वर्क्स, ये कहूं आई ट्रैवल एज मच एज शी तो ट्रैवल्स, तो बोलोगे भाई देखो ट्रैवल तो है ही, फिर से ट्रैवल, वर्क तो है ही, फिर से वर्क। ध्यान से सुनना, नाउन के रिपीटेशन से बचना है ना, है ना। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट में क्या कहा था, क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन यूज करना है, वैसे ही वर्ब के रिपीटेशन से भी तो बचना है। अब वर्ब के रिपीटेशन से बचना है तो क्या करें, तो डू का फॉर्म यूज कर दो। आई ट्रैवल एज हार्ड, आई वर्क एज हार्ड एज शी डज, आई ट्रैवल एज मच एज यू, तो यू के साथ भाई डज नहीं आता, यू के साथ डू आता है। यानी कि डस डू का इस्तेमाल, डिड का इस्तेमाल यानी डू का इस्तेमाल हम वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए भी करते हैं। जरा देखो क्या क्या पढ़ा दिया, पढ़ाया कि भाई डू हेल्पिंग वर्ब भी है, डू मेन वर्ब भी है। डू का मतलब क्या होता है भाई, डू का मतलब तो करना होता है। अब आओ, अगर मेन वर्ब के पहले आ गया तो एक ध्यान रखना, मेन वर्ब V1 में ही होगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग तो यहां पे देखो पास्ट है तो डिड कर दिया, प्रेजेंट है तो डू कर दिया। ये अगर मेन वर्ब के पहले आ रहा है तो क्या काम कर रहा है भाई, देखो किस तरह का सेंटेंस है। अच्छा, नॉट के पहले आ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर नॉट नहीं है फिर भी आ रहा है, इसका मतलब वो मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। ओके, आई वर्क एज हार्ड एज शी वर्क्स नहीं है, डस है। क्यों भाई, जैसे हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए हम डू के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बी का भी फॉर्म आता है, जैसे ही इज एज गुड एज, तो शी इज हो सकता था लेकिन वहां इज भी गायब कर देते हैं कई बार, है ना। इसीलिए क्या समझ रहे हो कि डू का रिपीटेशन से बचने के लिए, ठीक है, ठीक है, डू का रिपीटेशन सिर्फ वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए, वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए डू का प्रयोग होता है। देखो तो शी वर्क्स होता है मुदित, वर्क तो होगा ही नहीं, लगा दोगे तो गलत तो नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ ऑप्शन देगा डज का, फिर तो जो बेस्ट ऑप्शन है वही ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में लगाओगे, जो मर्जी वो थोड़ी लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। इंग्लिश समझ में बेटा कम सबको आती है जितने हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट सुनो।
नेक्स्ट सुनो. यस, आई कुक फूड एज टेस्टी एज शी डज. वेरी गुड अंजू. नाउ सी बेटा, आप लोग कह रहे हैं ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनो बेटा. सबसे पहले इंग्लिश में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो देखना पड़ेगा. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ इंग्लिश को ऐसे ही सीखना, तो ये बैच नहीं है. ये बैच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है. अगर सिर्फ ऐसी समझ के लिए सीखना है तो उनको स्पोकन इंग्लिश में जाना चाहिए था. अगर वो ऐसे समझ के साथ साथ एक लेवल के इंग्लिश बोल जानना चाहते हैं कि हाँ, जिसमें हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, इन सब चीजों के लिए बात कर सकते हैं, उनको कंपल्सरी इंग्लिश लेना चाहिए. ठीक है. ये है इंडिया में होने वाले जितने एग्जाम्स है उन सबको लेकर है. ठीक है ना, उनके लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए. अभी जैसे आपने पूछा डिस्क्रिप्टिव मैम टियर 3 का बैच 15 सितंबर के लगभग आएगा, और उसमें मैं हिंदी मीडियम को लेकर नहीं चलूंगी. हिंदी मीडियम का अलग बैच होगा. वो उन लोगों के लिए होगा जिनको इंग्लिश आती है, जिनको ऐसे लेटर वगैरह प्रैक्टिस करना है, जिसके साथ में करंट के सारे जितने टॉपिक्स हैं सारे डिस्कस करके सबका ऐसे बनवाऊंगी. ठीक है. तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बेटा. जैसे आप एक कह रहे हो मैं पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा हूं, कई बार लिख चुके बेटा. अगर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे होगे. ठीक है. तो एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा. बाकी तो सारा मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं पढ़ा रही हूं आपको. ठीक है. अब आओ नेक्स्ट देखो ध्यान से. जैसे आई लव यू. अब मैं आती हूं नेक्स्ट पोर्शन में, सुनो ध्यान से. अब जैसे आई लव यू सुनते हो, एक तो पहले बुखला जाते हो, जवाब ही नहीं निकलता, मुंह से आवाज ही नहीं फूटती आपकी, है ना. ऐसे तो आप लोग की किस्मत ही इतनी झंड है कि कभी कोई आई लव यू बोलती नहीं है. अब बाई चांस आप में से किसी एक का किस्मत खुल जाए, आई लव यू कोई बोल दे, उसके बाद तो हकला के रह जाते हो, आवाज मुंह से निकलता ही नहीं है ना. लेकिन धीरे धीरे जब ये सिंक करता है कि हाँ भाई मुझे वो प्यार करती है, तो आपका जवाब बनता है आई लव यू टू. और लड़कों के लिए जवाब बिल्कुल परफेक्ट है. द रीजन इज आई लव यू टू का मतलब है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं. मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं मतलब और पता नहीं कितने हैं, है ना. तुम भी हो साथ में, बहुत सारे हैं. तुम्हें भी प्यार करता हूं, है ना. ये क्लियर. लेकिन एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई आप दिल प्रसाद की तरह बांट रहे हो. कई है, तुम भी लाइन में हो, तुम्हें भी प्यार करता हूं. ऐसे कंडीशन में फिर बच्चा ये कहता है, कोई भी ये कहेगा कि मैम फिर एग्जैक्ट टू कहां होगा, है ना. एग्जैक्ट टू कहां होगा, तो कहोगे कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ये बोलना चाहूंगा मैं. तो मैं भी के लिए तो आई टू होना चाहिए. लेकिन बेटा ये गलत हो गया. क्यों? अभी कहा था वर्ब के रिपीटेशन से बचो. वर्ब के रिपीटेशन से बचो, मैंने ये कहा था ना, है ना. लेकिन वर्ब के रिपीटेशन से बचना है, तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया. राइट. अब आओ फिर से, अगर मैं कहूं आई टू, तो आई टू क्या क्या, आई टू क्या, मैं भी क्या, मैं भी क्या, ये अधूरा है क्योंकि यहां पे वर्ब का कुछ पता ही नहीं है. आई ऑल्सो गलत है क्योंकि ग्रामर कहता है स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल सेंस में कि वाक्य के लास्ट में ऑल्सो नहीं आता. वाक्य के लास्ट में ऑल्सो नहीं आता, ये भी गलत हो गया. अब मी टू क्यों गलत है? भाई मैं कह रही हूं आई लव यू, तो आप नहीं कह रहे हो मैं भी, बल्कि कह रहे हो मुझे भी, है ना. मुझे भी, क्या कह रहे हो? मुझे भी. भाई मुझे भी थोड़ी होता है. ये मी टू नहीं चला था एक पूरा ऑल ओवर बॉलीवुड में मी टू अभियान चला था, यानी मुझे भी इस तरह से ट्रीट किया गया है. यानी मैं ऑब्जेक्ट के रूप में हूं, सब्जेक्ट के रूप, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे भी इस तरह से किया गया है. ठीक है. इसका मतलब है कि मी टू भी गलत हो गया. तो भाई सही क्या है? ध्यान से सुनना. लव के बदले में मैंने कहा था ना, वर्ब के बदले में डू का फॉर्म आता है. ठीक है.
और ये सेंटेंस जब आप शॉर्ट आंसर्स पढ़ोगे ना, जाके आप शॉर्ट आंसर्स पढ़ोगे इन्वर्जन चैप्टर में, वहां पढ़ोगे पॉजिटिव शॉर्ट आंसर्स 100 से शुरू होता है। पॉजिटिव शॉर्ट आंसर्स 100 से शुरू होता है, क्योंकि आप बोलना चाहते हो मैं भी, तो 100 से शुरू हुआ और ये एडवर्ब होता है। इसके बाद आई डू नहीं, पहले वर्ब लगता है फिर सब्जेक्ट लगता है। और जानते हो ये इसका सही आंसर है जो कोई नहीं देता है ना? हाँ, मी टू मूवमेंट चला था, मोमेंट नहीं प्रियंका, मूवमेंट। ठीक है, देखो ठीक है। आई प्ले क्रिकेट एज धोनी। एज मतलब क्या होता है सौरभ? एज धोनी डू होगा ना, ठीक है। चार वाला मैंने कहा आई वर्क है तो शी वर्क्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वर्ब के रिपीटिशन से भी वैसे ही बचते हैं जैसे नाउन के रिपीटिशन से बचते हैं। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं, वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए हम डू का फॉर्म लगाते हैं। ये कहा था मैंने, ठीक है। एज धोनी डज होगा। आई टू लव यू अभिजीत, जब मैंने आपको इतने ऑप्शंस दिए हैं तो कोई रीजन सोच के दिया है ना बेटा? इनमें से कोई भी सही नहीं है सिवाय 3 के, बाकी सब काम चला हुआ है। ठीक है बेटा, और कुछ अगर चाहिए आपको ना तो आप लोग लिख लिया करो ना बेटा, ठीक है, कॉपी में लिख लिया करो। तो समझाने के पोर्शंस में सब लिख दे रही हूं, लेकिन आप कहोगे उसको पूरा एक्सप्लेन करो, तो वो जरूरी नहीं है ना। बहुत सारी चीजें मैं लिख के दे रही हूं आप लोगों को। चलो अब इस पेज को जरा दो, देखो जल्दी फटाफट इसको देखो। देख लिया? अब सुनो, देखो जो पढ़ाती हूं मैं ना, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से तो इसलिए पढ़ाती हूं मैं। देखो, द सेकेंड पिजन फ्लू, द सेकेंड पिजन, ठीक है, फ्लू as soon as the first pigeon had flown। ध्यान से सुनना, वर्ब के रिपीटिशन से बचना है, नाउन के रिपीटिशन से बचना है। तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए 1 लग गया, और प्रोनाउन के और वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए अभी बताया था डू लगेगा, यानी आंसर आपका 3 है। नाउन का रिपीटिशन से भी बचना है और वर्ब के रिपीटिशन से भी बचना है। तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हमने 1 लगाया, द सेकेंड 1, द फर्स्ट 1, देखो सेकेंड पिजन है तो फर्स्ट 1 कर दिया। और फ्लू का जब फ्लोन कहा तो हैड के बाद हम वर्ब का 3rd फॉर्म लगाएंगे, डू का 3rd फॉर्म डन है। देखो
क्लियर? अब आओ, कहना क्या चाह रहा है कि सेकेंड पिजन तभी उड़ा जब फर्स्ट पिजन उड़ा। जैसे ही फर्स्ट पिजन उड़ा सेकेंड पिजन उड़ गया, है ना। द सेकेंड, द फर्स्ट वन हैड डन होगा बेटा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाओगे ना, हैड के बाद हैड में कैसे छोड़ दोगे थर्ड फॉर्म के बिना। अब सुनो, डू के और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, सोचो। आई डू द डिशेस, यहां पे डू का मतलब है धोना, क्योंकि मैं बर्तन धोती हूं, घर में मैं बर्तन धोती हूं, तो वॉश। आई डिड द लॉन्ड्री, मैंने कपड़े धो दिए, लॉन्ड्री मतलब गंदे कपड़े हुए, इसका मतलब अगेन वॉश। आई डिड माई हेयर, मैंने अपने बाल बना लिए, यहां पे डिड का मतलब क्या हुआ, सेट करना, अरेंज करना, बनाना। यानी डू का करना, पकाना, करना, धोना, बनाना, सेट करना, कई मीनिंग हो सकते हैं, है ना, कई मीनिंग हो सकते हैं बेटा। यहां पर जब हैड आया था तो हमें हैड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तीनों में है। अब हैड के बाद फ्लोन लगाऊं कि डन लगाऊं, बस यही देखना है ना, ठीक है। अब हैड क्यों है इसका तो मतलब ही नहीं है, तीनों ऑप्शन में हैड है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सुनो, 10th में। अब यहां 10 में जरा मुझे बताओगे ये जो डन है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जरा एक बार सोच के बताओ तो। यहां पे जो डन है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, किसी का कुछ दिमाग चले तो बता दो। बताओ। फ्रेज नहीं है बेटा, कोई फ्रेज नहीं है। यहां पे जो डन है कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लोग सोचते हैं जब पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, तो बेटा यहां पे ये पैसिव वॉइस नहीं है। आपको पता है यहां पे डन का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये यहां पे एडजेक्टिव है। जैसे मैंने नहीं कहा था एडजेक्टिव वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होता है ना। देखो सब लोग लिख रहे हैं मेन वर्ब, सब लोग सोच रहे हैं ये एडजेक्टिव है, नहीं है। पैसिव वॉइस लिखा है अभिजीत ने, ठीक है, नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। मोहित वेरी गुड, वेरी गुड, इसने पास्ट पार्टिसिपल है, ये बिल्कुल सही, ठीक है, एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव। अब सुनो ध्यान से क्या है, जब केक पका रहे होते हैं और उस पे जब देखते हैं कि अच्छा कुछ भी लग के नहीं आया, यानी कि पक चुका है, द केक इज डन, यानी कि केक पक चुका है, यानी द केक इज डन। यानी इसका मतलब यहां पे है कि ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर मैं खाना खा रही हूं और आप परोसना चाहोगे, मैं कहूंगी आई एम डन, आई एम डन, मेरा हो चुका। डन का मतलब कंप्लीट भी तो है। द केक इज डन मतलब केक इज कंप्लीट, हो चुका, बन चुका। आई एम डन मतलब फुल है, हम खा चुके काफी। इसका मतलब है कि यहां ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको बेटा हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। लेकिन डू का डन तो किया, लेकिन डन विथ लगा दिया। अब सुनो, ये फ्रेजल है, ये फ्रेजल वर्ब है। जब भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आता है और उसका मीनिंग का ही सत्यानाश करके कुछ और बना देता है, वही तो फ्रेजल वर्ब है। आई एम डन विथ यू मतलब है मैं तुमसे त्रस्त हो चुकी हूं। डन विथ का मतलब क्या हुआ, परेशान हो जाना, है ना, फेड अप। देखो द केक इज डन का मतलब है केक बन चुका है, और आई एम डन विथ यू का मतलब मैं तुमसे तंग आ चुकी हूं, ठीक है। लेकिन एक और इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब एक्टिव, है ना। ही वॉज सीवियरली इल लास्ट मंथ बट नाउ ही इज अप एंड डूइंग, मतलब अब एकदम काम पे वापस आ चुका है, पूरा परफेक्टली वो एक्टिव है। देखो जरा ध्यान से, बोलो।
क्लियर? क्या कह रहे हो? 6 में एक और ऑप्शन होता, हैड। बिल्कुल, हैड के बाद बेटा डन तो आएगा ही आएगा। चलो अब नेक्स्ट पेज में आओ। अब सुनो, हम लोगों ने डू खत्म कर लिया है, यानी ध्यान से सुनना, हमने डू खत्म कर लिया। क्या पढ़ाया हमने डू में? कि भाई जो डू है ना वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। ओके, इसके ये फॉर्म से डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ठीक है, अगर वो मेन वर्ब के पहले आ रहा है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा और तब ये मेन वर्ब पर जोर देने के लिए आता है। अगर वर्ब के रिपीटिशन से बचना है तो डू के फॉर्म का प्रयोग होगा। आई लव यू का जवाब सो डू आई होगा। क्यों? क्योंकि लव का रिपीटिशन से भी बचना है आपको, और लव के रिपीटिशन से बचने के लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन में कोई सब्सटीट्यूट नहीं दिया हुआ है लव का, सिवाय इसके जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद और डू का क्या यूज है बेटा? ये तो वही था जो एग्जाम्पल में था। डू का मतलब धोना भी होता है, जैसे कपड़े, बर्तन। डू का मतलब अरेंज और सेट करना भी होता है। डू एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब है खत्म, काम हो चुका। डू विद का मतलब होता है छुटकारा पाना। एंड अप एंड डूइंग एक फ्रेज है जिसका मतलब है एक्टिव। बस खत्म है हमारा डू। ठीक है, डन बेटा एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करता है ना, वो है वो। अब आओ नेक्स्ट, हैव। एडजेक्टिव कैसे है डिक्शनरी में देखो, वो एडजेक्टिव है, उसका मतलब है हो चुका। देख लिया? चलो बस खाली आप लोग एक बार रीड कर लिया करो। डन सब जगह एडजेक्टिव नहीं होता सौरभ, आपको एग्जाम्पल दिया जहां पे हो सकता है ना। द केक इज डन का मतलब है केक पक चुका है। अब जैसे आप खाना बना रहे हो, है ना, अब अगर आकर कोई पूछेगा कितनी देर है खाना बनाने में अभी तक, कहोगे इट इज डन, इसका मतलब हो चुका है ना, हो चुका, बन चुका। तो कोई भी चीज हो चुका उसके लिए डन लगाते हैं। Now come to the next one, have. V1 have, SES वाला has, second form had, third form be had, V1 ING having। have का इस्तेमाल कहां होता है? I, we, they, you सारे बहुवचन के साथ। has he, she, it किसी का नाम सिंगुलर यानी सारे सिंगुलर के साथ। बताओ यहां तक कोई इश्यू नहीं? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अभी देखो नीतीश को मैम मैम 2 बार लिखा हुआ है मैम। तुम लोग ग्रो अप करो यार, तुम लोग बच्चे रह गए हो, नहीं एकदम वैसे ही जैसे पैदा हुए थे। यस, माई वर्क इज डन का मतलब हो चुका मेरा काम। ठीक है, अब सुनो, आई हैव अ कार, मीनिंग बता रही हूं हैव का। आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है, मैं पजेस करती हूं, मैं ओन करती हूं कार को। ठीक है, मैं कार को पजेस करती हूं या मैं ओन करती हूं। राइट, देन क्या? आई हैव लंच एट 1 PM। ध्यान से देखना, आपको जानते हो ये चीज बहुत समझने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप हैव का यूज कुछ भी लगा देते हो। बेटा हैव के जितने यूजेस हो सकते थे सिवाय पार्टिसिपल के, ठीक है ना, वो मैं यहां लगा रही हूं सिवाय जेरेंट के जो हो सकता है। देखो, आई हैव अ कार का मतलब होता है मेरे पास एक गाड़ी है, यानी मैं पजेस करती हूं।
आई हैव लंच एट 1 PM का मतलब है मैं खाना 1 बजे खाती हूं। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कई लोग कह देते हैं आई सॉ अ ड्रीम होगा ना, बेटा सॉ हिंदी में कहते हैं कि मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा। लेकिन ध्यान रखना, देखते हम इंग्लिश में सिर्फ आंखें खोल के ही, आंखें खोल के ही देख सकते हैं। आंखें बंद करके आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो या ड्रीम कर सकते हो, राइट? इसीलिए यहां पे आई सॉ अ ड्रीम बिल्कुल गलत वर्ड होगा। क्या होगा? मैंने एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। देखो, मैंने एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे कहूं आई ड्रेम्ट अ ड्रीम तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही आई एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब है हैव का क्या क्या मतलब हो सकता है? हैव का मतलब हुआ पजेस करना, हैव का मतलब हुआ पजेस करना। हैव का मतलब हम सिनोनिम लिखते जा रहे हैं, ओन करना। हैव का मतलब ईट करना। हैव का मतलब ड्रीम करना। हैव का मतलब एक्सपीरियंस करना। देखो, ये हैव के मीनिंग है। ठीक है, एट लास्ट नाइट नहीं होता है बेटा, एट नाइट होता है। अगर लास्ट लगाना है तो एट हटाना पड़ेगा। यानी किसी चीज का अधिकार होना, खाना, सपना देखना, अनुभव होना। जैसे कि अगर हम कहें हैव फन, तो भाई थोड़े दिनों बाद आप ये भी पढ़ोगे कि हम किस एक्शन के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। हैव फन का मतलब होता है मजे करना, देखो। लेकिन अगर हम हैव की जगह पे मेक फन लगा देना, तो मेक फन का मतलब तो हो जाता है मजाक उड़ाना। हैव फन का मतलब होता है मजे करना, लेकिन मेक फन का मतलब हो जाता है मजाक उड़ाना। देखो, ठीक है, हैव फन का मतलब मजे करना और मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। देखो, मैंने सारा मीनिंग दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि हैव फन ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है फन के साथ, अगर आप मजे करने की बात कर रहे हो तो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हैड फन का मतलब हो गया बेटा, आप पास्ट टेंस लगा रहे हो उसका। हम टेंस तो पढ़ा नहीं रहे हैं आपको अभी, हम तो सिर्फ वर्ब पढ़ा रहे हैं, वर्ब का मीनिंग बता रहे हैं आपको। ठीक है, मजे, हैड फन का मतलब मजे किया हमने। अब मुझे तुम तो ऐसे एग्जाम्पल को लेके 4 बार दे चुके हो डाउट, जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूं। क्यों इस तरह से तुम लोग अननेसेसरी क्वेश्चंस करते हो, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं वो सब कुछ पढ़ाऊंगी आपको? आपको नहीं लग रहा है कि आप जबरदस्ती क्लास को आगे दनादन चाहते हो कि जितने जल्दी हो सके हम आगे बढ़े, हम दिखाएं कि हमको नॉलेज है? समझा करो कि सबको पढ़ा रही हूं मैं, और अगर मैं बहुत दिनों से पढ़ा रही हूं तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करूंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करूंगी जो इंपॉर्टेंट है। ईट का मतलब यहां पे खाना हुआ, एंजॉय का मतलब मजे करना होता है। आई हैव फन, आई एम हैविंग फन लगाओगे ना बेटा फिर वहां पे एट दिस टाइम के साथ।
वी हैड फन होगा ना अंजू। अब आप टेंस पढ़ रहे हो तो बता दो, फिर मैं टेंस ही पढ़ा दूं पहले आपको। लास्ट नाइट के साथ आप हैव लगा रहे हो। अभी मैं सिर्फ आपको हैव के यूज में जा रही हूं, आप लोग टेंस खुद ही करने लगे। प्रकाश, आप उस चीज को अभी क्लियर करना चाह रहे हो जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूं। प्रॉब्लम क्या है ना, जो मैं पढ़ा रही हूं आप वो नहीं समझना चाह रहे हो, आप आगे जाना चाह रहे हो। ठीक है, आप आगे जाना चाह रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन पहले हमसे पूछना चाह रहे हो जो मैं आगे बताऊंगी। यानी ना मैं इधर के तुम रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि अभी तुम 5 बार खाली तुम लोगों ने क्या किया है, 5 बार अपने डाउट्स पोस्ट कर दिए हैं उस डाउट्स को लेके जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूं। यानी आपका दिमाग वहां है, और जब मैं वहां पहुंचूंगी तो फिर कहोगे मैम आप फिर से पेज नंबर 58 समझाइए। तो मैं पागल थोड़ी बैठी हूं। इसे थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर हम नहीं पढ़ाए ना, वो चैप्टर का वो पोर्शन नहीं उठाया मैंने, तब आप चैप्टर के बाद एक बार मुझे बताना, हाँ मैम आपने ये नहीं बताया। आगे के डाउट्स जो पूछ रहे हो वो आप आगे के लिए रखो ना, अपने पास लिख के रख लो। हाफ का अभी जितना यूज बताया है मैंने, सिर्फ मैंने हाफ का आपको मीनिंग समझा पाई हूं मैं, कि भाई देखो हैव का मतलब किसी चीज पर अधिकार होना होता है, हैव का मतलब खाना होता है, हैव का मतलब एक्सपीरियंस करना भी होता है, और ड्रीम आई ड्रेम्ट अ ड्रीम नहीं बोल सकते हैं, आई एक्सपीरियंस्ड एन एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते हैं। तो फिर मैं बोलूं क्या, तो मैं एक्सपीरियंस और ड्रीम की जगह पे हैड लगा दिया। फिर मैंने कहा कि भाई फन के साथ सबसे अच्छा वर्ड हैव होगा यहाँ पे, क्योंकि हैव फन का मतलब मजे करना होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हैव की जगह पे अगर मेक लगा दूं तो मजाक उड़ाना हो जाता है। यानी संडे को आप क्या करते हो, तो मजाक नहीं उड़ाते हो बल्कि मजे करते हो, इसलिए हमने हैव लगाया। और हैव के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं जरा देखो। अब तुम जिसके पीछे पड़े हुए थे मुझे, तो वो आ गया 8 नंबर पे। अब तुम बोलो मुझे 58 पेज समझाने। देख लिया? अब सुनो ध्यान से। आई हैव मेट देम, ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हैव, हैज और हैड। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, बेटा हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तो बता रही हूं मैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां इनके बाद मुझे कोई वर्ब नहीं दिख रहा तो ये मेन वर्ब है। इनके बाद मुझे यहां कोई वर्ब नहीं दिख रहा तो ये मेन वर्ब है। यहां पर भी मुझे कोई वर्ब नहीं दिख रहा तो ये मेन वर्ब है। लेकिन यहां पे
मुझे इनके बाद वर्ब दिख रहा है तो मुझे थर्ड फॉर्म ही चाहिए। यानी हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, मीट बेस फॉर्म भी और फर्स्ट फॉर्म भी है, मेट सेकेंड फॉर्म है सुप्रिया। आप देखो ध्यान से, हैव हेल्पिंग वर्ब है अगर, तो वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही लेगा। इसका मतलब आपको कभी भी हैज, हैव, हैड दिख जाए तो चेक करना क्या उसके बाद कोई वर्ब भी है, अगर है तो वो थर्ड फॉर्म में ही होगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ओके, हैज, हैव, हैड है मैम, तो आप थर्ड फॉर्म लगाओ ना, तब तो आप थर्ड फॉर्म लगाओ। अभी बताया आपने हैज, हैव, हैड है तो थर्ड फॉर्म होगा। भाई हैज, हैव, हैड नहीं है, हैड है और रादर है, हैड है और सूनर है, हैड है और बेटर है। ये जो है ना, ये वो कैटेगरी में नहीं आता जो 6 वाला कैटेगरी हो, वो कैटेगरी में नहीं है ये, बल्कि ये किस कैटेगरी में है ये बताता है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग आपको सलाह दी जा रही है। भाई कोरोना फैला हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह दी जा रही है कि घर में रहो। जब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यानी स्ट्रॉन्ग सलाह दी जाती है तो आप स्ट्रॉन्ग सलाह के लिए हैड रादर, रादर का मतलब चॉइस, हैड सूनर, हैड बेटर, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाओ, बेहतर होगा घर पे रहो, बाहर जा रहे हो भाई रादर घर पे रहो। इसका मतलब हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होगा। ये क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा, क्या हुआ कि यहां पे वर्ब का बेस फॉर्म आ गया। ध्यान रखना, आप इनको मॉडल्स में पढ़ोगे। हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर मॉडल है, और अभी क्लास जब शुरू किया था तो मैंने बताया था कि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो भाई ये इडियोमैटिक मॉडल्स क्या होते हैं, नाम कैसा पड़ा है, इडियोमैटिक मॉडल्स, है ना। इडियोमैटिक मॉडल्स का मतलब होता है जो ईडियम की तरह है। ईडियम मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। भाई ना बबूल से मतलब है ना आम से मतलब है। इसका मतलब है गलत काम करोगे तो अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। काम करना नहीं आता ना तो दूसरे को दोष देते हो, जैसे जिसको नाच नहीं आता वो कहता आंगन टेढ़ा है। इसका मतलब उसका कुछ हिडन मीनिंग होता है। ईडियम का कुछ हिडन मीनिंग होता है, यहां पर भी हिडन मीनिंग है। ना हैड मतलब है ना रादर मतलब है। इसका मतलब है बेहतर होगा, जल्द ही करना चाहिए, बेहतर होगा, चॉइस बता रहा है कि ये करना बेहतर होगा। यानी कि आगे के लिए रिकमेंडेशन या सलाह, बेटा हम रिकमेंडेशन का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग सलाह हो गया। सलाह हम हमेशा फ्यूचर के लिए ही देते हैं, सलाह हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है, ध्यान रखना। सलाह हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है, इसीलिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो क्लियर।